जय हिंद प्यारे योद्धाओं, आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 और यूपीएसआई 2024 के लिए जो जीके की मॉक टेस्ट श्रृंखला हमने शुरू की थी, उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में मॉक टेस्ट 25 लेके आया हूं। 24 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किए हैं, बहुत कुछ जानने को मिला होगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना देर हुए। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न, आइसोटोन क्या होते हैं? दोस्तों, आइसोटोन के बारे में पूछा गया है। तो आइसोटोन क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं तथा जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो आइसोटोन वो तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन सी, आइसोटोन न्यूट्रॉनों की समान संख्या वाले तत्व होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है उनमें समस्थानिक, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। क्लियर, तो आपसे पूछा गया था आइसोटोन जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप याद रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? चैडविक। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, जल गैस का सूत्र क्या है? दोस्तों, जल गैस या वाटर गैस का सूत्र क्या होता है? तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस होती है। CO+H2, CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? दोस्तों, भारत का जो मानक समय है ना, वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 घंटे 30 मिनट आगे, यानी कि 5.5 घंटे आगे चलता है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच माध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप याद रखिएगा, जो ग्रीनविच लाइन है ना, ये लंदन से गुजरती है। और भारत में कहाँ से गुजरती है? तो नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के समीप एक स्थान है नैनी, नैनी से गुजरती है GMT। क्लियर, और दुनिया में जो मानक समय है वो ग्रीनविच माध्य लंदन से गुजरती है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह नदी जो दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, दिल्ली में जो नदी स्थित है ये सभी आप जानते हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी यमुना नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं यमुना नदी के किनारे? तो उत्तर प्रदेश का आगरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा और सहारनपुर, सहारनपुर भी यमुना नदी के किनारे हैं। तो ये सारे आप याद रखिएगा, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है सरयू। अयोध्या जो नगरी है वो सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे। गंगा आप जानते हैं, गंगा कब बनती है दोस्तों? तो गंगा बनती है देवप्रयाग में। तो ये भी आपको याद रखना है कि गंगा नदी कहाँ पर बनती है? देवप्रयाग में, जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देवप्रयाग है और यहीं से गंगा उत्पन्न होती है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले की बात हो रही है। तो आपसे पूछा गया था दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दोस्तों, कौन सा सुल्तान था इसने जजिया कर लगाया? तो आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जजिया कर जो होता है वो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिम जनता से लिया जाता था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसाया था? तो जवाब होगा जौनपुर। जौनपुर को भारत का सिराज हिंद भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिए, फिरोज तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना भी की थी। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार यदि किसी साधारण बिल पर मतभेद या गतिरोध उत्पन्न हो जाए संसद के दोनों सदनों में, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाएगा वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, लेकिन बुलाएगा कौन? तो हमेशा याद रखिएगा राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। और उसको चेयर कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया था? तो 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था सबसे पहली बार। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? दोस्तों, जो ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है उनको कहा था मिश्रित ग्रंथि। तो मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियाज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सॉरी, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज तो अच्छा अग्नाशय लिखा गया है ना, तो अग्नाशय को ही पैनक्रियाज कहा जाता है। पैनक्रियाज अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कहें कि अंतःस्रावी कैसे है? क्योंकि ये जो ब्लड शुगर होती है उसको विनियमित करती है। और बहिःस्रावी क्यों है? क्योंकि पाचन में सहायक होती है। तो ये आप याद रखिएगा, मानव की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय जिसको पैनक्रियाज भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, आपसे पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो अश्रु ग्रंथि है इसका नाम क्या है, तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि का नाम होता है लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि ये हमारी अश्रु ग्रंथि होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाए आपसे तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि होती है लैक्रिमल ग्रंथि। क्लियर। अच्छा, थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो गले में होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है एड्रिनल ग्रंथि। क्या आपको पता है कि एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या होता है? कमेंट में लिख के बताइएगा कि एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, और ये बड़ा फेमस हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? क्लियर। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि मानव की अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी ये हमारे अनुच्छेद कौन से में आती है? 360 में। तो अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा जब की जाती है जब भारत में जो साख संकट है या वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल सबसे पहली बार कब लागू हुआ, तो आज तक एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 352 किसके लिए है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 368 की बात करें तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान दिवस कब होता है? तो भारत में संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, फेडरेशन कप की अगर हम बात करते हैं तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फुटबॉल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल का अन्य नाम क्या है, तो फुटबॉल का दूसरा नाम सॉकर भी है, सॉकर। क्लियर, याद रखिएगा। और फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट होती है। इसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। जो खेल की अवधि है वो बताई जा रही है आपको। क्लियर। अगर आपसे पूछे दोस्तों, फुटबॉल के लिए संतोष ट्रॉफी भी होती है, तो संतोष ट्रॉफी किस खेल के लिए है? फुटबॉल के लिए। अगर आपसे पूछा जाए डूरंट ट्रॉफी, तो डूरंट कप भी फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो फेडरेशन कप फुटबॉल के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भरतपुर सेंचुरी भारत के किस राज्य में है? दोस्तों, भरतपुर पक्षी विहार है, और भरतपुर पक्षी विहार भारत में राजस्थान में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राजस्थान। तो भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और भरतपुर पक्षी विहार का दूसरा नाम क्या है? केवलादेव, केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है, राजस्थान में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व भी है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान का एक डांस याद रखिएगा, कालबेलिया। कालबेलिया डांस ये कहाँ किया जाता है? तो जवाब होगा राजस्थान में। और दूसरा डांस है घूमर, घूमर डांस। और एक कठपुतली डांस, कठपुतली डांस भी राजस्थान में किया जाता है। और इसके साथ साथ सुई सिनी भी आप याद रखिएगा, सुई सिनी,
सुईसिनी डांस, तो ये भी राजस्थान का डांस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे बिंदु राजस्थान से संबंधित हैं। अच्छा, भरतपुर में क्या है? भरतपुर में भारत का सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो भारत में सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान, ये भी आपको याद रखना है। तो भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? दोस्तों, अगर हम बात करें धन विधेयक, तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक क्या होता है, तो धन विधेयक ऐसे विधेयक को कहा जाता है जिसमें किसी कर का अधिरोपण किया गया हो, जिसमें परिहार किया गया हो, परिवर्तन या विनियमन किया गया हो। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्लियर? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, किस अनुच्छेद में सरकारी बजट किस अनुच्छेद में सरकारी बजट का प्रावधान है? तो सरकारी बजट जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 112 में आता है। ऑप्शन उसका डी होगा। लेकिन आपसे पूछा गया था धन विधेयक अनुच्छेद 110। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों, इंडियन ओपिनियन जो पत्र लिखा गया वो किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा इंडियन ओपिनियन पत्र मनसुख लाल नजर थे। मनसुख लाल नजर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो मनसुख लाल नजर, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्या कहता है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? तो आप याद रखिएगा, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो दोस्तों, वो था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने एक सिक्का चलाया था, टंका, और टंका किसका बना हुआ था? चांदी का। तो चांदी का टंका चलाने वाला जो शासक है वो है इल्तुतमिश। और एक चलाया था जीतल। इल्तुतमिश ने एक सिक्का और चलाया, जीतल, और जीतल जो सिक्का था वो तांबे का बना हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। और इसने इक्ता प्रणाली भी शुरू की थी। इक्ता प्रणाली भूमि सुधार की प्रणाली है, इक्ता प्रणाली, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश है जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का अंतिम संस्थापक था या अंतिम शासक है? तो सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा देवभूति। देवभूति सुंग वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखना। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। सिमुक, सुंग वंश का संस्थापक सिमुक था। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों, ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश जो दिया गया है ग्राम पंचायतों को, ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है, और ये डीपीएसपी के तहत आता है अनुच्छेद 40। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एक अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायतों का संगठित करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन की पदावधि कितनी है? दोस्तों, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो ये होती है आपकी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चुनाव आयोग किस आर्टिकल के तहत गठित हुआ है, तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 324। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के
पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? दोस्तों राजकोषीय नीति भारत सरकार के आमदनी और खर्चे से जुड़ी होती है और राजकोषीय नीति भारत का वित्त मंत्रालय तय करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय, जिसमें हम बजट के बारे में बात करते हैं, कर के बारे में बात करते हैं, वो राजकोषीय नीति होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करता है दोस्तों, तो मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करेगा और राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय जारी करता है। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? दोस्तों तूफानी चालीसा एक प्रकार की हवाएं होती हैं और ये जो हवाएं हैं ना, वो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तूफानी चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण के बीच चलने वाली हवाएं होती हैं। क्लियर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से जॉर्डन की राजधानी क्या है? दोस्तों जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी क्या है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्लियर, अम्मान। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा है विंडहोक। विंडहोक किस देश की राजधानी है? तो जहाँ से हम चीता लाए थे, यानी कि नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। मापुतो किसकी है? तो मापुतो मोजाम्बिक की राजधानी है। तो मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, आपसे पूछा गया था जॉर्डन की राजधानी अम्मान, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्लियर, ऑप्शन बी, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करें तो वह है एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 7000 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है ये, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 200 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, उन सबसे गुजरती है। तो ये आप याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। दोस्तों क्या आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब होता है? तो हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, तो इसका सही जवाब क्या होगा? एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों हिमालय में सबसे गहरी गर्त बनाने वाली नदी का नाम कौन सा है? तो आपको याद रखना है, हिमालय तंत्र में सबसे गहरी नदी है आपकी सिंधु नदी। हिमालय तंत्र की सबसे गहरी नदी सिंधु नदी है। और सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो आप याद रखिएगा, सिंधु नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है, बाखरचू हिमनद से। बाखरचू हिमनद, तो ये आप याद रखना, बाखरचू हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है यहाँ से। क्लियर दोस्तों, और जो लेह शहर है ना, लद्दाख की राजधानी लेह, वो सिंधु नदी के किनारे है। ये भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में बेरीनाग और शेषनाग झील से होता है। तो बेरीनाग और शेषनाग झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से झेलम नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बेरीनाग शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। अगर हम बात करें यहाँ पे झेलम नदी की, तो बूलर झील आप सुने होंगे। बूलर झील को जो पानी मिलता है वो कौन सी नदी से मिलता है? तो झेलम नदी से मिलता है बूलर झील को पानी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया रावी नदी। रावी नदी जो है ना, लाहौर जो शहर है, लाहौर रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा गया था सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो यह है आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा मरुस्थल। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें गोबी मरुस्थल की, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। थार का मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान में है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान। कालाहारी आप जानते हैं, कालाहारी बोत्सवाना और नामीबिया में आता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मरुस्थल जो पूछा गया आपसे दुनिया का सबसे बड़ा, वो है आपका सहारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओणम।
ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? दोस्तों ओणम की अगर हम बात करें तो ओणम जो त्यौहार है वो मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। केरल का त्यौहार है ओणम। राजा महाबली की आत्मा धरती पर आती है, इसी उपलक्ष्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इसमें फसल कटाई के साथ साथ मतलब घरों में रंगोली बनाने का प्रावधान भी है, तो ये आप याद रखना। और ये कितने दिन तक होता है? ये होता है 10 दिन तक। ओणम का त्यौहार 10 दिन तक केरल में। दोस्तों केरल में नया साल क्या कहलाता है? विशु पर्व कहलाता है। विशु पर्व केरल का नया साल है। केरल का एक त्यौहार और है मकर बिलक्कू। तो मकर बिलक्कू ये भी आपका केरल का त्यौहार है, तो आपको ये भी याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि मकर बिलक्कू कहाँ का त्यौहार है, तो केरल का। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि केरल की राजभाषा मलयालम है? तो केरल की राजभाषा मलयालम, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और केरल में एक शहर है कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा गया है। अरब सागर की रानी किसको कहा गया? तो कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं केरल के बारे में एक चीज़ और बता दूं। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। ये भी आपको याद रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। और पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व भी कहाँ पर है? केरल में है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व और कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम केरल का त्यौहार है। क्लियर दोस्तों। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कर्नाटक। कर्नाटक का त्यौहार याद रखना कंबाला। कंबाला एक भैंसा दौड़ होती है। कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक की है। तमिलनाडु की बात करूँ तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। और असम की बात करें तो बिहू, बिहू असम का सबसे फेमस त्यौहार है। ये भी आप याद रखना। आपसे पूछा गया था ओणम केरल का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? दोस्तों सिमलीपाल है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। और यहाँ पे ना ये टाइगर रिजर्व भी है। भारत में जो ब्लैक टाइगर मिलते हैं, ब्लैक टाइगर, वो कहाँ मिलते हैं? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मिलते हैं ब्लैक टाइगर। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जीन प्रौद्योगिकी क्या है? दोस्तों जीन प्रौद्योगिकी अगर हम बात करें तो जीन प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि खाद्य फसलों की प्रजातियों को विकसित करने की विधि और आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की विधि, दोनों तकनीक इससे होती हैं। तो ऑप्शन बी और सी इसका सही जवाब है। ठीक है, हम जीन के माध्यम से खाद्य फसलों की नई प्रजाति विकसित कर सकते हैं और पूर्व रोग की सूचना भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी और सी इसका सही जवाब है, जीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों पयोली एक्सप्रेस की हम बात करें तो पीटी उषा, पीटी उषा को पयोली एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा का नाम है। और पीटी उषा जो है इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है पुल्लाउल्ला कांडी थक्के परम्बिल उषा। और पीटी उषा की जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। तो गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा का नाम है? तो पीटी उषा की आत्मकथा का नाम है। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और पीटी उषा धावक हैं। ठीक है, धावक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हिमा दास। हिमा दास का नाम क्या है? ढींग एक्सप्रेस। तो ढींग एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा गया? हिमा दास को। हिमा दास भी एक धावक हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो पीटी उषा का नाम है पयोली एक्सप्रेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित स्थानों में से सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों सोमपेन जनजाति की अगर हम बात करें तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है सोमपेन जनजाति। देखो अंडमान की बात हो रही है तो एक ओंग जनजाति बहुत आती है आपके एग्जाम में, ओंग, और एक जराबा। तो ओंग, जराबा और सोमपेन ये जनजातियाँ अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ये आप याद रखिएगा, सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का लिंग अनुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना में पांडिचेरी का लिंग अनुपात है 1037। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गुले नगमा। गुले नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गुले नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फिराक गोरखपुरी। क्या आपको पता है कि फिराक गोरखपुरी का असली नाम क्या है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय ये फिराक गोरखपुरी का असली नाम है। ये भी आपको याद रखना है कि फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? रघुपति सहाय। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका लूसूंग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लूसूंग जो है वो नया साल है, किस राज्य का है? तो ये सिक्किम का है। तो सिक्किम का नया साल लूसूंग कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। भूटिया और लेप्चा जनजाति का त्यौहार है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूँ सिक्किम की तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, एक ये पहाड़ की चोटी भी है कंचनजंगा, तो ये सिक्किम में है। और सिक्किम का जो राजकीय पशु है वो लाल पांडा है।
लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। तो लूसूंग जो त्यौहार है वो सिक्किम का त्यौहार है, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, वो सिक्किम ही है, 10,000 आबादी है इसकी कुल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को। ऑप्शन ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, चंदौली। अच्छा, चंदौली में आपको चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी मिलेगा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये चंदौली में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली। उत्तर प्रदेश में जो पहला वन्यजीव विहार था वो था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। क्लियर, याद रखिएगा, इसको धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो सैफ चैंपियनशिप जो जीती है वो किसने जीती है? ऑप्शन सी, भारत ने जीती थी। ठीक है, किसको हराकर? कुवैत को हराकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो ये इसका सही जवाब क्या होगा? भारत जो था अंतर्राष्ट्रीय पदक तालिका में शूटिंग विश्व कप में दूसरे स्थान पे था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस होता है आपका 24 मार्च को। टीबी दिवस होता है, क्षय रोग दिवस 24 मार्च, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, 22 मार्च को कौन सा होता है? तो जल दिवस होता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किस देश ने वर्ष 2023 से 2027 तक के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष कौन बना है अभी? वो बना है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी इसकी राजधानी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। दिरहम। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष बना है यूएई, इसकी राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा। नेक्स्ट है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, केरल। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर वायरस का तात्पर्य क्या है? दोस्तों, कंप्यूटर वायरस जो होता है ना, वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम होता है जो किसी भी फाइल को डैमेज कर सकता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आई थी? दोस्तों, भारतीय दंड संहिता जो पहली बार बनी वो कब बनी थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता अस्तित्व में आई थी। अच्छा, अभी भारतीय दंड संहिता में चेंजिंग कर दी है। देखो, पहले जो 1860 वाली दंड संहिता थी, इसमें जो धाराएं थी वो थी 511, लेकिन 2023 की जो दंड संहिता आई है इसमें धाराएं कितनी है? 358। तो आपको वर्तमान धाराएं याद रखनी है कि भारतीय दंड संहिता 2023 जो आई है इसमें कितनी धाराएं हैं? तो 358 धाराएं हैं, और पहले कितनी थी? 511 थी। क्लियर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, किस स्थिति में विवाहित को भरण पोषण का आदेश न दिया या रद्द किया जा सकता है? दोस्तों, किस स्थिति में विवाहित को भरण पोषण का आदेश नहीं दे सकते आप? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यदि वह जास्ता की दशा में रह रही है, ये भी सही है। यदि पर्याप्त कारण के बिना साथ रहने से इनकार करे, तो ये भी सही है। जब पारस्परिक सहमति से अलग रह रही है, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहिएगा। मिलूंगा फिर शाम के मॉक टेस्ट के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।